नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट एग्जाम के लिए और साथ ही साथ सुपर टेट एग्जाम के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले 22 नंबर मॉडल पेपर देखा था, साइड में आई बटन में ईवीएस के प्रश्न हमने देखे थे, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 23, जिसके अंतर्गत बाल विकास सीडीपी के 30 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा मानव का सिद्धांत ही जो है वो नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। निरंतरता जैसे किस प्रकार से है कि आप जानते हैं ना कि मानव का विकास निरंतर होता रहता है। वृद्धि की बात करते हैं तो वो एक टाइम पे रुक जाती है। सामान्य से विशिष्ट की बात करें कि बालक पहले साधारण जो वस्तुएं उनका संचालन करता है, साधारण वस्तुएं न कह करके क्रियाएं कहिए कि साधारण क्रियाओं का पहले संचालन करता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं का, तो ये भी आपका होता है। और अनुक्रमिकता जो है इसको आप जोड़ सकते हैं एकरूपता के सिद्धांत से, तो ये भी आपका होता है। पर प्रतिवर्ती जो है आपका सिद्धांत नहीं होता है, तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन होगा। दूसरा प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास जो है उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। तो शिक्षण की खेल पद्धति आपसे पूछा गया मूल रूप से किस पर आधारित है, निचली कक्षाओं में विशेषकर पूछा गया है, तो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से जो पिछड़े हुए बालक होते हैं वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास उसमें भी उतना ही पीछे रह जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पक्ष विकास का प्रभावित हो रहा है तो वो अन्य पक्षों को भी प्रभावित जो है वो करेगा। यही चीज यहाँ पर की गई है। कही गई है कि अगर कोई पिछड़ा बालक है शारीरिक विकास की दृष्टि से तो वो संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक इनमें भी पीछे रह जाता है। तो ये किस सिद्धांत में आता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत। आंसर की बात करते हैं तो परस्पर संबंध का सिद्धांत आपका सही होगा। यही वो सिद्धांत है जो ये कहता है कि अगर एक पक्ष विकास का प्रभावित होता है तो वो अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता है। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत क्या है? एक रूपता का सिद्धांत जो विकास है उसको बताता है कि किस आधार पर होता है। दो इसमें चरण बताए गए, मस्तकाधोमुखी विकास होता है जिसमें सिर से पैर की तरफ विकास होता है, और एक होता है निकट दूरस्थ विकास जिसमें विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें पहले सूक्ष्म क्रियाओं को, फिर सूक्ष्म क्रियाओं को एकीकृत करते हुए मुख्य क्रियाओं को निष्पादित किया जाता है। यानी एकीकरण करते हुए, जैसे आप देखते हैं ना बच्चा एक छोटा सा है तो उंगलियां बाद में चलाना सीखता है, हाथ पहले हिलाता डुलाता है, तो हाथ हिलाना जब उसने सीख लिया उसके बाद फिर उनको एकीकृत करते हुए क्या करता है? उंगलियों को चलाता है। ऐसे विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है? तो विकास की दिशा का कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर एक दिशा के आधार पर, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं कि आपकी कक्षा का एक छात्र है, कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान के लिए इनमें से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला कह रहा है कि उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाएंगे और उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, बिल्कुल सही है। रोज पीटेंगे, बिल्कुल गलत है। उसका नाम काट देंगे या काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, बिल्कुल गलत है। और उसके अच्छे इलाज के लिए या उसके इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। भैया अनुशासनहीन बच्चा है, कोई पागल नहीं है जो आप मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। कई लोग मनोचिकित्सक लगा के चले आएंगे, तो गलती ना करिएगा। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही होगा, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में आप क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे। पांचवा प्रश्न, समीक्षा अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है, वो क्या दर्शाता है? आपने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा होगा जो पर्टिकुलर अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ बहुत बोलते हैं, घर में एकदम गुमसुम रहते हैं। तो रीजन क्या होता है कि उनके जो विचार होते हैं उनको समझने वाला कोई चाहिए, उनके समान सोचने वाला कोई चाहिए। जैसे आप देखते हैं दोस्ती कैसे होती है, मतलब आप भी जो सोच रहे हैं अल्टीमेट मिलती जुलती सोच दूसरे की भी होती है और धीरे धीरे दोस्ती का रूप ले लेती है। तो कहने का मतलब इन चार ऑप्शन में क्या है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बिल्कुल गलत। शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में, गलत है। शिक्षकों को अपना घर पसंद ही नहीं होता इसलिए नहीं बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही है। यही चीज अगर ग्रुप में पूछी जाए तो कि उसके विचारों को ग्रुप में मान्यता मिलती है। अगला, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संशोधन के रूप में, विद्यार्थी जो इनको सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में,
बहुभाषिक विशेषता है तो चुनौती आप क्यों लेंगे, सेकंड ऑप्शन काट दीजिए। संशोधन भी आपका जो है नहीं होना चाहिए। बाधा बात की गई है, बाधा क्यों लेंगे। थर्ड वाला आपका ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट वाला भी वैसे सही है क्योंकि समृद्ध बनाने की बात की जा रही नहीं, हाँ संसाधन सही है, हो सकता है फर्स्ट वाला बिल्कुल। फर्स्ट वाला आपका हो सकता है, बाधा वाला बिल्कुल नहीं होगा। और थर्ड वाला हो सकता है, क्या कह रहा है, विद्यालय विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के, नहीं जटिल अनुभव नहीं होगा बिल्कुल। तो फर्स्ट वाला ही आपका सही होगा, विद्यालय जो जीवन है उसको समृद्ध बनाया जाए। अब देखिए क्या होता है बहुभाषिकता में, एक कोई बच्चा है जो गुजराती बोल रहा है, एक कोई बच्चा है मराठी बोल रहा है, ऐसी बहुभाषिकता देखने को मिलती है। तो आप क्या देखते हैं, बच्चा दूसरे से भी सीख रहा है, दूसरा पहले से भी सीख रहा है, तो आपको इस तरीके की जो क्लास होती है उसको बहुत ध्यान से पढ़ाना होता है ताकि किसी दूसरे बच्चे का विकास प्रभावित ना हो। अगला है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व क्या होते हैं, वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है। अब ये सारी चीजें जो हैं जो प्रभावित करती हैं, चाहे वो वंशानुक्रम हो वातावरण, दोनों ही करती हैं। तो आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों ही आपका जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 8 कह रहा है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं और आपकी कक्षा का एक छात्र क्या कर रहा है, समीर है। इसका नाम क्या है, एक छात्र का नाम समीर है, वो कहाँ का रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। और एक अन्य भी छात्र जिसका नाम सुंदर है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो केरल का रहने वाला है। आप देखते क्या है, आप टीचर हैं, आप देखते क्या है कि दोनों के रंग, दोनों का रूप, दोनों का स्वभाव, इनमें काफी विभिन्नताएं हैं। तो आप इसका रीजन क्या समझते हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है। वातावरण का प्रभाव देखने को मिला, विद्यालय में दोनों को आपने जो पढ़ाया है, शैक्षिक स्तर है उसका प्रभाव देखने को मिला, तो आप कहेंगे नहीं। आपकी जो शिक्षण विधि है उससे उनका रंग रूप बदल गया, बिल्कुल गलत है, सभी भी नहीं होगा। वातावरणीय प्रभाव सही होगा, एक हिमाचल प्रदेश का है, एक केरल का है, तो वातावरण का इफेक्ट पड़ता है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ऐसे आप देखते हैं अफ्रीका में भी लोग काले होते हैं, तो क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यहाँ पर वर्ड देखिए क्या लिखा है, प्रारंभ करता है, करने नहीं लगता है, प्रारंभ करता है। तो संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो आंसर कौन सा सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि प्रारंभ करने की बात जो है वो कही गई है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अमूर्त रूप से प्रारंभ करता है, तो वो भी आप मूर्त के साथ ही जा सकते हैं, वैसे अमूर्त में भी होता है, पर प्रारंभ करने के संदर्भ में हम मूर्त जो अवस्था है उसी के साथ जाते हैं। अगला 10 प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट जो अवस्थाएं हैं वो किसने बताई हैं, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, पियाजे ने। तो ऊपर जो हमने 4 अवस्थाएं देखी वो आपकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं बौद्धिक विकास के संदर्भ में ही तो थी। तो ये जो है वो जीन पियाजे की थी, फोर्थ वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। ये चारों नाम ध्यान रखिएगा, संवेदी, औपचारिक, पूर्व मूर्त, औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। 11 प्रश्न है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सी अवस्था में जो बच्चा है वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है वो आरंभ करता है। यही चीज मैंने बताई कि जब आरंभ की बात आ रही है ना, तो हम फिर अमूर्त के साथ या औपचारिक के साथ ना जाकर के मूर्त के साथ ही जाते हैं। भले वहां पर अमूर्त संकल्पनाओं की बात की गई है, पर प्रारंभ जो है वो यहीं से होता है। फिर जब धीरे धीरे उसमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आता है, तब हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएंगे। 12 प्रश्न कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन इनमें से किस विचारक के द्वारा किया गया, बीएफ स्किनर के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन आपसे पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन आपका सही होगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया। 13 प्रश्न है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण जो है वो हैं फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। कौन सा इनमें से सही होगा, जॉन डीवी के द्वारा समर्थित जो लैब विद्यालय है उसके उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रगतिशील विद्यालय जो है वो सही होगा, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण। अगला है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ जो है वो क्या था। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया, बिल्कुल गलत है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, या उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। कौन सा सही होगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारें, दाखिला हो चाहे उपस्थिति हो चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा हो, इन सभी की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। तो किसका दायित्व है, सरकार का जो है ये दायित्व है।
15 प्रश्न आपका है, आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं और आप इस कक्षा के एक छात्र बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक जो है वो पाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो जो बच्चा है वो मंद बुद्धि में आएगा, औसत बुद्धि में आएगा, अति श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा या फिर सामान्य बुद्धि में आएगा। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए कि किस में आएगा यदि उसका बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक है। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ में आएगा। नॉर्मल हम 120 तक दे, अति श्रेष्ठ बुद्धि देखिए ऑप्शन दे रखा है, तो सामान्य से ऊपर आएगा तो अति श्रेष्ठ बुद्धि आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 16 प्रश्न कह रहा है फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है अल्फ्रेड बिने और उनके साथी हैं साइमन। इन्होंने मापन के आधार के लिए किसे सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है वो पाया है। बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क और आंकिक जैसे जो मानसिक कार्य हैं उनको, या फिर बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अल्फ्रेड बिने और उनके साथी साइमन ने मापन के आधार में किसे बताया है। बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर। और पहले ऑप्शन में केवल रुचि दे रखा है ना, तो ये नहीं होगा। निर्णय, स्मृति, तर्क और आंकिक जैसी मानसिक कार्य, ये आपका ज्यादा बेहतर होगा। सेकंड वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, अल्फ्रेड बिने और उनके साथी साइमन ने। अगला 17 प्रश्न आपका है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा। 120, 100, 124 या फिर 130। फॉर्मूला क्या होता है आपका, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो 12 करेंगे, बटे में 10 करेंगे, गुणे में 100 करेंगे, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 12 को 10 से गुणा करेंगे, 120 आएगा। 120 आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला 18 है कि सृजनात्मक चिंतन होता है उच्च अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, भाषा विकास। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। सृजनात्मक चिंतन होता है, आंसर की बात करते हैं, उच्च अपसारी चिंतन होता है। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अपसारी में क्या बताया था मैंने कि ब्रॉड तरीके से आप सोचते हैं, और अभिसारी में क्या होता है, फोकस्ड चीज पर जो है वो सोचते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। जब सृजनात्मकता की बात आती है, क्रिएटिविटी की बात आती है, तो आप विभिन्न तरीके से सोचते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। 19 प्रश्न आपका है कि यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। अभिसारी चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक चिंतन या सामान्य चिंतन। ऊपर वाले प्रश्न में हमने क्लियर भी किया, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपसारी का ऑप्शन दिया ही नहीं है। देखिए ऊपर हम अपसारी को देख के आए थे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचना, तो वो तो है नहीं ऑप्शन में, तो अभिसारी तो होगा नहीं। समस्या समाधान की बात की नहीं गई है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। सामान्य चिंतन है नहीं, तो सृजनात्मक चिंतन ही आपका बचा, यही आपका ऑप्शन सही होगा, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, जिसको हम अपसारी चिंतन ही नाम दे सकते हैं। 20 प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम है, उसमें से वह 2 आम अपने मित्र को और 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे। अगर ऐसा प्रश्न है तो उसके उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, मूल्यांकन या फिर आलोचना। तो एक पर्टिकुलर आंसर आएगा ना, क्योंकि 5 आम थे, 2 आम इसमें से निकल गए, और एक 2 आम मित्र को दिया और 1 आम पत्नी को, यानी 1 आम और निकल गए, तो 3 टोटल निकल गए, 2 बचे। क्लियर आंसर है। आप जिससे भी पूछेंगे हर व्यक्ति 2 आंसर देगा। तो इस तरीके का जो फोकस्ड आंसर होता है मैंने बताया आपको, तो आपका अभिसारी चिंतन जो है इसमें जो है वो आता है। पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 21 है, वाक्य जो है उसकी सार्थक लघुत्तम इकाई जिनमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो, वो जो है वो क्या कहलाती है। रूपिम, वाक्यांश, मुहावरा, स्वनिम। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका ऑप्शन, तो आंसर की बात करते हैं, आपका रूपिम यहाँ पर फर्स्ट वाला ही आपका सही होगा। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई ये जो है आपका, या भाषा की भी करके कह सकते हैं, ये डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी करके उनका नाम है, उन्होंने जो है एक डेफिनेशन दी थी, भोलानाथ तिवारी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि भाषा या वाक्य की लघुत्तम सार्थक इकाई जो है वो रूपिम या रूपग्राम होती है। तो एक बार फर्स्ट वाला ही सही होगा। 22 है, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वो किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है। अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का जो संबंध है उसको समझ चुका है, तो वो पूछा गया है कि किस शैक्षिक जो उद्देश्य है उसकी जो है वो प्राप्ति
तक पहुंच चुका है तो उसे हम कहते हैं अवबोध। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है कि लैंगिक भेदभाव भेदभाव जो है उसको दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है कि वह लैंगिक जो मुद्दे उनसे संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे, वह युवकों को कठिन कार्य और युवतियों को सरल कार्य में लगाए। बिल्कुल गलत है। वो युवक जो है उनको समझाए कि उन्हें घरेलू कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसे युवकों को खेल-कूद में रुचि रखने और युवती जो है उनको सिलाई-बुनाई का काम प्रेरित करना गलत है। तो फर्स्ट वाला बचा वही सही है कि लैंगिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित रूढ़िबद्ध जो धारणाएँ हैं उनको हतोत्साहित करने को लेकर बात की गई है, प्रोत्साहित नहीं कहा गया है। हतोत्साहित मतलब उसको डिमोटिवेट करना या नीचे गिराना। 24 प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। बताइए सही कौन सा है? ए और बी, केवल बी, ए और सी या फिर सभी? वैयक्तिक विभिन्नता का कारण तो वातावरण और वंशानुक्रम तो होता ही है। आयु होता है कि नहीं ये आप बताइए, तो आपका बिल्कुल आयु भी आ जाएगा। ये सभी के साथ ही हम जो है वो जाएंगे। अगला देखते हैं 25 की वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में इनमें से कथन दे रखे हैं उन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि समुदाय जो है उसके आधार पर वैयक्तिक जो विभिन्नता है वो देखने को मिलती है। दूसरा कह रहा है बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं। तीसरा कह रहा है समुदाय के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता संभव है। आपको बताना है इन तीनों में से केवल बी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है या फिर सभी? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला ए और सी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं, ये यहाँ पर जो है वो नहीं आएगा। अगला देखते हैं 26 की यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे या कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे या उन्हें चेतावनी देंगे या उनके रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। क्लियर आपको दिख रहा है? यहाँ पर सब निगेटिव टर्म्स नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। चेतावनी वाला भी नहीं होगा, फोर्थ वाला ही यहाँ पर होगा। तो फोर्थ वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। 27 है शिक्षार्थी जो है उनको किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? समूह कार्य में दूसरे जो शिक्षार्थी हैं उनके साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, अधिक से अधिक पाठ्य सहभागी जो क्रियाएं हैं उनमें हिस्सा लेना, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना या कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि जो थर्ड वाला ऑप्शन कह रहा है ना कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना, इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बाकी सब आप प्रोत्साहित करिए कि कक्षा के अंदर हो जाए बाहर अधिक से अधिक बच्चे प्रश्न पूछें, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री जो क्रिया है उसमें हिस्सा लें, दूसरे शिक्षार्थी जो है उनके साथ अंता क्रिया। पर थर्ड वाला आपका सही नहीं है, थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है? विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या फिर प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सृजनात्मक के लिए कैसा है कि आप ऐसे उत्तर पूछे जिसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आपका सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। सेकंड लास्ट है 29 बच्चों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न एक अच्छा तरीका है किंतु प्रश्न पूछते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें एक अच्छे प्रश्न की अधिकतर विशेषताएं आवश्यक हों। तो एक अच्छे प्रश्न की विशेषताएं होती क्या हैं? ये उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा है। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न परीक्षण किए जाने वाले विषय क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। प्रश्न में उत्तर की सीमा और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए, लिखा नहीं रहता है 250 शब्दों में लिखिए इस तरीके से, तो ये भी हो सकता है। पूछा है गया ना एक अच्छे प्रश्न की अधिकतर विशेषताएं, तो विशेषताओं में तो सभी आता है, उपरोक्त सभी के साथ ही हम यहाँ पर जो है वो जाएंगे। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए का प्रश्न पूछते हैं। 30 प्रश्न है आपका लास्ट कि छात्र की उपलब्धि जो है उसके मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो क्या हो सकता है? जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर जो श्रेणी है वो प्रदान करना, मतलब जैसे बच्चे ने जो भी नंबर प्राप्त किए उसके आधार पर उसे आप रैंकिंग दे दें फर्स्ट सेकंड वो, या ग्रेडिंग पद्धति का आप यूज करें, या तुलनात्मक मूल्यांकन करें, या फिर सभी। आपको बताना है छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन अगर आपको करना है तो सबसे बेहतर तरीका इनमें से क्या होगा? प्राप्तांक के आधार पर श्रेणी प्रदान करना जो है, ये रैंकिंग पहले सिस्टम ठीक माना जाता था पर इससे कहीं न कहीं एक छात्र में अपने अंदर
हीन भावना टाइप आ जाती थी कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, सेकंड नहीं आया, इस तरीके से। इसीलिए इन चीज़ों को हटा करके यानी कि श्रेणी को हटा करके ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया था। तो ग्रेडिंग सिस्टम आपका ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन भी आपका नहीं होगा, कंपैरिजन बेस्ड, तो सेकंड वाला आपका यहाँ पर सही होगा। अब वो प्रश्न देखते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, रागी दरबारी उपन्यास, इसके रचयिता जो है वो कौन है? पहला ऑप्शन है राही मासूम रजा, दूसरा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, और चौथा ऑप्शन है शरद जोशी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।